वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 9 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का भी हो चुका है। तो इस क्लास में हम आपको 9 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्न कराएंगे। ये 40 प्रश्न जो हैं 100% एक्यूरेट हैं, 100% ऑथेंटिक हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि क्लास जो है इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम आपको इन 40 प्रश्नों का 100% सॉल्यूशन और फैक्ट के साथ सॉल्यूशन कराएंगे। फैक्ट से होता क्या है कि फैक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन सीधे फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग फैक्ट्स ज़रूर देखना, क्योंकि फैक्ट से जो हैं एक क्वेश्चन मान लो एक टॉपिक से पूछा गया तो उसी टॉपिक से जो अगला क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन फैक्ट में आ जाएगा। आप पहले से पढ़े होंगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आप लोग फैक्ट को जरूर ध्यान दो और क्लास को जितने क्वेश्चन देखो और पूरे तैयार रहो, क्योंकि स्मार्ट स्टडी पर जो है स्मार्ट नॉलेज दिया जाता है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, और 100% एक्यूरेट जो है क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये देखिए, हम 40 क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम में आए हुए, और 40 क्वेश्चन से हम कम से कम 40-50 क्वेश्चन और इसी इंस्पेक्टर क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि एग्जाम में आप लोगों को मदद मिल सके। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप लोग लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम होता जाए वो लोग जो है क्वेश्चन ज़रूर भेजें, ताकि आगे जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनको वीडियो के माध्यम से बताया जा सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने इन क्लास के माध्यम से आप लोगों की मदद की है, उस प्रकार से आप लोग आगे के बच्चों के लिए क्वेश्चन भेजो, ताकि उनकी भी मदद की जा सके। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे एक थॉट के साथ। थॉट के बाद हम आपको बताएंगे कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का आया आया था और कौन सा पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। थॉट है कि परीक्षा केवल अंक पाने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, धैर्य और सोचने की क्षमता का परीक्षण है। कठिनाइयाँ आती हैं, पर उनका सामना आत्मविश्वास और संयम से करें। याद रखिए, आपकी तैयारी और सकारात्मक सोच ही सफलता की असली कुंजी है। तो आप लोग संयम के साथ तैयारी करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत करिए, स्मार्ट स्टडी के साथ जुड़े रहिए। स्मार्ट स्टडी जितना आपको बताता है उतना ही तैयार करिए, आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट स्टडी पर जो है ऑथेंटिक नॉलेज दिया जाता है। आज का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 की भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025। ऑप्शन है जॉन क्लार्क, ऑप्शन बी हैं एलन ट्यूरिंग और ऑप्शन सी हैं रिचर्ड फिनमैन, ऑप्शन डी है स्टीफन हॉकिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉन क्लर्क को। ठीक है, 2025 का नोबेल पुरस्कार जो है जॉन क्लर्क को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। व्हेन वाज इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ये क्वेश्चन पूछा गया था, करंट अफेयर का था। ऑप्शन थे 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि लड़कियों के लिए आधिकारिक शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को जागरूक किया जा सके। इसके फैक्ट हैं कि इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 2012 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2012 से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब से मनाया जा रहा है, तो आपको बताना है 2012 से। यह लड़कियों के लिए अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। यह लड़कियों के अधिकारों के प्रति को जागरूकता को बढ़ाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देता है। लड़कियों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यूएन द्वारा इसे वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। बच्चों में अधिकारों के प्रति जागरूकता को फैलाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का संदेश देता है और लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके कुछ फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक नायक जय प्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि किस दिन दी गई। करंट का क्वेश्चन ये भी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर को। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती जो है 11 अक्टूबर को होती है। उन्हें भारतीय राजनीतिक और समाज सुधार में योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी जाती है। जयप्रकाश नारायण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। वे समाज सुधारक और लोकतंत्र के समर्थक थे। उन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई। उनका जन्म और मृत्यु दिवस दोनों महत्वपूर्ण हैं। उनकी जयंती पर कार्यक्रम और स्मरण सभाएं होती हैं। उन्हें भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उन्होंने, भ्रष्टाचार और सामाजिक
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। छात्र आंदोलन और जन आंदोलन में उनका योगदान उल्लेखनीय था। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में मार्गदर्शक माना जाता है और उनके विचार युवाओं और नेताओं को प्रेरित करते हैं। भारत में उनके नाम पर स्मारक और पुरस्कार पुरस्कार भी बने हैं। भारत में उनके नाम पर स्मारक और पुरस्कार भी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो इसका सही जवाब है आरएसएस स्मारक। ठीक है, आरएसएस ने 100 साल पूरे करने पर भारत सरकार ने स्मारक सम्मान में डाक टिकट जारी किया। यह संगठन की लंबी इतिहास और योगदान को सम्मानित करता है। आरएसएस 1925 में स्थापित हुआ। यह संगठन सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय है। डाक टिकट के माध्यम से संगठन को सम्मानित किया गया। स्मारक संगठन की पहचान का प्रतीक है। यह आयोजन संगठन 100 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर हुआ। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देता है। संगठन के सामाजिक योगदान को मान्यता दी गई। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के लिए विशेष है। यह देश में संगठन के इतिहास को दर्शाता है और स्मारक और डाक टिकट युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है कौन है? तो जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में योगदान दिया है और दीपिका ने अपने अनुभव साझा कर मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाया। मेंटल हेल्थ का उद्देश्य जागरूकता को बढ़ाना है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर स्टिग्मा कम करना प्राथमिक लक्ष्य है। अभियान में सार्वजनिक कार्यक्रम और मीडिया की भागीदारी शामिल है। युवा और किशोर को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा मिलती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहयोग करके परियोजना को बढ़ावा मिला। दीपिका ने एनजीओ और समाज सेवा संगठन के साथ काम किया। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा को बढ़ावा दिया गया। सार्वजनिक हस्तियों के सहयोग से जागरूकता तेजी से फैलती है। यह नियुक्ति देश में मानसिक स्वास्थ्य को सुधार का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र में मान्यता दी गई? तो इसका सही जवाब है 3। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 भारतीय बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य स्वच्छता ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना और पर्यावरण प्रभाव कम करना। मिशन का उद्देश्य हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। प्रमुख बंदरगाहों को चुना गया है। यह परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देती है। स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा पर केंद्रित किया गया है। परियोजना उद्योग और परिवहन में योगदान देगी। यह भारत की ऊर्जा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन हब अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा। परियोजना में नवीनतम तकनीक का उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया था वो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। मारिया कोरोना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार उनके लोकतांत्रिक और मानवाधिकार प्रयासों के लिए दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार वैश्विक शांति को मान्यता देता है। मचाडो वेनेजुएला के नागरिक हैं और उन्हें मानवाधिकार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए दिया गया। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर जोर देता है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। उनके कार्य से समाज में जागरूकता बढ़ी है। शांति और सहिष्णुता को संदेश फैलाया उन्होंने। यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक मंच पर सम्मानित करता है। उनकी उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि SPR के 40 की घोषणा किसने की? तो यह घोषणा जो की थी वो की थी CCRAS ने। CCRAS ने स्पार्क 4 2025-26 के लिए घोषित किया गया। यह शैक्षणिक वर्ष के लिए नवाचार और कौशल विकास का पहल को बढ़ावा देगा। स्पार्क 40 शैक्षणिक और अनुसंधान की पहल है। CCRAS ने इसे घोषित किया है। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अवसर प्रदान करता है। कौशल और नवाचार पर जोर देता है। परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य और आयुर्वेद को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण किया गया। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी उन्नति का उदाहरण है।
रोबोटिक सर्जरी से सटीकता बढ़ती है, न्यूनतम घाव और तेज़ी से रिकवरी होती है। यह भारत में चिकित्सा प्रगति का प्रतीक है। प्रत्यारोपण तकनीक आधुनिक और सुरक्षित है। मरीजों के जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है इससे। सर्जरी के दौरान जोखिम कम होता है। अस्पतालों में उच्च प्रशिक्षण विशेषज्ञ मौजूद थे। यह स्वास्थ्य पर्यावरण को बढ़ावा देगा। तकनीकी भविष्य में अन्य अंग प्रत्यारोपण में उपयोगी होगा। देश में स्वास्थ्य नवाचार को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैव रसायन में कौन सा अणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? जैव रसायन में कौन सा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज प्रमुख स्रोत है और कोशिका में श्वसन एटीपी बनता है। शरीर के लिए त्वरित ऊर्जा है। मांसपेशियों मस्तिष्क के लिए आवश्यक होता है। भोजन इससे प्राप्त होता है। शरीर में संग्रहित ग्लाइकोजन होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य है। ये बीमारियों से कमी और कमजोरी को दूर करता है। व्यायाम और खेलों में उपयोग होता है। जैव रसायन और पोषण अध्ययन में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन किया गया था कि भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन शायद इससे पहले किसी में पूछा गया था, तो इसका सही जवाब है श्री सिंह। ठीक है, श्री सिंह। अगला क्वेश्चन है कि मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली और मिलावटी दवाओं को रोकने के लिए अपनी औषधि रसायनों का निरीक्षण कराने के अधिकार प्रदान किया। यह कदम स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य में सरदार 150 एकता मार्च अभियान शुरुआत की गई? तो ये जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत की गई पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी चेक पंजाब। सरदार 150 मतलब सरदार 150 एकता मार्च अभियान का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पंजाब राज्य में किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और उनके योगदान को याद करना है। फैक्ट जो है, सरदार पटेल का लौह पुरुष कहा जाता है। 150वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एकता मार्च राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। पंजाब राज्य ने इस अभियान की मेजबानी की। कार्यक्रम में सामाजिक राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया। युवाओं के राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सेवा के लिए प्रेरित किया गया। मार्च के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई गई। यह अभियान जो है पूरे पूरे देश में प्रचलित हुआ। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हुए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा मिला। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा के लिए किस शहर में वैश्विक वन्य जीव मेले आयोजित किए गए? ऑप्शन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। वैश्विक वन्य जीव मेला दिल्ली में आयोजित किया गया। तकनीकी शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। और इसका फैक्ट जो है, वन्य संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाई गई है। दिल्ली में प्रमुख स्थल पर मेला आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके फैक्ट हैं। और यह मेला जो है सरकार और एनजीओ के सहयोग से आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 निम्न में किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब जो है वो मुंबई है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया। यह वित्तीय प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक सहभागिता को बढ़ावा देता है। इसके फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा। ये फैक्ट जिसका है, ये मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी माना जाता है। और कार्यक्रम में वर्कशॉप और पैनल पर चर्चा शामिल है। ठीक है। और इससे जो है नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा। इसके फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसको दिया गया या किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है अभिषेक बच्चन को। 17वें फिल्म अवेयरनेस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को साझा किया गया। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को साझा किया गया। इसका फैक्ट देख लेते हैं। यह पुरस्कार अभिनय में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार दोनों कलाकारों को समान रूप से मान्यता देगा। मतलब दोनों को समान रूप से बराबर बराबर पुरस्कार दिया गया है। और कार्तिक आर्यन की हालिया फिल्में अच्छा प्रदर्शन की सराहना भी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः और सौर से संचालित चिड़ियाघर निम्न में किस राज्य में बनाया गया? तो ये जो बनाया गया है, ये कर्नाटक में बनाया गया है। भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। और चिड़ियाघर में सौर ऊर्जा का पूरा उपयोग होगा। यह पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा कुशल होगा। ऊर्जा लागत और कार्बन फुटप्रिंटिंग कम होगा और आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। और शिक्षात्मक और पर्यावरण पहल का हिस्सा है।
पर्यटन और बच्चों को जागरूक किया जाएगा। सौर पैनल के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होगा और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। परियोजना स्थानीय रोजगार में उत्पन्न करेगी। यह भारत में स्वच्छ ऊर्जा का संरक्षण का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा लॉन्च किया गया है। मुंबई वन, भारत मोबिलिटी या इंडिया मोबिलिटी या ट्रांसपोर्ट ऐप। जिसका सही जवाब मुंबई वन। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप मुंबई वन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य शहरी परिवहन को डिजिटल और सुगम बनाना है। ऐप सार्वजनिक परिवहन और टैक्सी सेवाओं को जोड़ता है। डिजिटल भुगतान और रियल टाइम ट्रैकिंग उपलब्ध यात्रियों के लिए सुविधाजनक है। ऐप शहरी यातायात प्रबंधन में मदद करता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। और जिन बच्चों का एग्जाम होता जाए, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन जरूर भेजें, ताकि आगे आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम उनकी मदद की जा सके। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।